बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको जो है वो फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस लेवल के एक रोड मैप पे लेके जा रहा हूँ। मेरी वीडियोस में आपको कोई वो कह लें कि कोई ढोल ढमक्का या कोई ऐसी चीज़ देखें अट्रैक्टिव नहीं अभी नज़र आएगी, क्योंकि अभी आपका थ्योरी का फेज़ चल रहा है। अगर अभी आपने पेशेंस के साथ थ्योरी के फेज़ को कंप्लीट कर लिया तो प्रैक्टिकल्स में इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, और मैं उनको वेलकम करता हूँ। और बस आपकी अटैचमेंट चाहिए, जो डेली बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लर्न करें। ये आपके पास देखें पूरी एक डिग्री आ जाएगी कि आप बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हर एक एक चीज़ मैं अपने चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर जो लोग चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्विक सारा कुछ मिल जाएगा, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, फिर हम इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो देखेंगे, लाइव चीज़ों को समझेंगे, फिर आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आपकी बेस स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो चले, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स। पहली वीडियो के अंदर हमने जनरली हिस्ट्री को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको मज़ीद डिटेल से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फॉरेक्स के बारे में कंप्लीट, कि फॉरेक्स का बेसिकली जो है वो प्रॉपर इसका जो स्टार्टअप है वो कैसे हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें अपने आप को मास्टर करना चाहते हैं तो फिर आपको बेसिक टू एडवांस हर चीज़ इसकी आपको आनी चाहिए। स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आप प्रॉफिट्स तो बना लेंगे, बट वो कंसिस्टेंटली नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटजीज़ हर दफ़ा प्रॉफिट नहीं देती। स्ट्रेटजीज़ में आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं, मार्केट के डायनामिक्स के हिसाब से आपको अपने सिस्टम्स को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसमें हम अपने 9 टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे। और कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। मैं अपनी वीडियो, आपको पता है कि मैं वो इधर उधर की गप्पे नहीं मारता, मैं टू द पॉइंट चलता हूँ और अपने टॉपिक को कवर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है, फिर हम बार्टर सिस्टम को देखेंगे, फिर गोल्ड एंड सिल्वर का जो दौरानिया था, कॉइन एंड पेपर करेंसी। ठीक है, फिर हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जब आए तब क्या हुआ, और ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट क्या था, और उसके अलावा एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, और फिर मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि कल को जब ये पूरा कोर्स आप कर लेंगे ना, तो आप 50,000 लोगों में सबसे ज़्यादा सुपीरियर लगेंगे, क्योंकि आपने इस मार्केट को बेसिक से पढ़ा होगा। आप 2-4 स्ट्रेटजीज लेके मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बट ये पता होनी ज़रूरी है आपको। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये है, देखें कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइड्स में भी किया, ताकि कुछ लोग ना बिल्कुल स्क्रीन देख देख के बेचारे बोर हो जाते हैं, तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों का जो है आपको एक्टिव रखने के लिए, आपको ताकि नींद ना आए, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक विजुअल प्रेजेंटेशन टाइप भी बनाई है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है फ्रेंड्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉरेक्स की हिस्ट्री है ना, वो आप कह लें कि कोई कुछ साल पुरानी नहीं है। मतलब आप कह लेंगे जी 50 या 100 साल पुरानी, बल्कि ये आपकी हज़ारों साल पुरानी है। ठीक है, कैसे पुरानी है? आज इस मार्केट में रोज़ाना 8-9 ट्रिलियन से ज़्यादा ट्रेड होती है। ठीक है, उसका जो स्टार्टअप था वो कह लें कि सिर्फ कह लें कि एक कोइंस के तबादले से हुआ था। ठीक है, कोइंस होते थे, उनको आपस में एक्सचेंज किया जाता था। मतलब गोल्ड कोइन कोई दे रहे हैं तो उसके बदले वो सिल्वर ले लेते थे। ठीक है, या अगर गोल्ड दे रहे हैं तो उसके बदले वो कोई और चीज़ परचेज कर लेते थे। ठीक है, मतलब लेकिन एक्सचेंज हमेशा 2 डिफरेंट चीज़ें ही होती थी आपकी। ठीक है, तो एक्चुअली जो है वो लोगों ने इसको क्या कहते हैं कि करेंसीज एक्सचेंज करना कब शुरू किया, और गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या था, या ये जो मैंने आपको बताया है ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट क्या था। ठीक है, और फॉरेक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो वो कैसे बन गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इसमें इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फॉरेक्स का तो आपको मैंने बता दिया था कि फॉरेक्स है क्या, उसके ऊपर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बार्टर सिस्टम जो है ये आपका हज़ारों साल पुराना सिस्टम जो है, ये आपका मतलब आ रहा है, और अभी मॉडिफाई हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, पहले क्या होता था कि हज़ारों साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ना ही कोई बैंक्स होते थे आपके।
कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता था। उस वक्त लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम ये होता है कि आप यूँ कह लें कि एक चीज़ के बदले आप कोई दूसरी चीज़ परचेज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप दूध के बदले दूध ले रहे हैं, मतलब आप अगर वीट दे रहे हैं तो उसके बदले आप दूध लेंगे, ठीक है, या अगर आप दूध दे रहे हैं तो उसके बदले आप कोई और चीज़ लेंगे, मतलब नमक लेंगे, कोई इस तरह की मतलब डिफरेंट चीज़ें आपकी आपस में एक्सचेंज होती थी, ठीक है, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया कि आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई गंदम जो है वो किसी दूसरे के पास मौजूद है और कोई उससे परचेज़ करना चाहता है तो वो उसको एक्सचेंज कर लेता था, कोई भी चीज़ दे के, दूध दे के, ठीक है। तो इसी को एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज है यही चीज़ है, ठीक है। उस वक्त भी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, डिफरेंट मतलब तबके के लोग आपस में चीज़ों को इसी तरह एक्सचेंज करते थे, ठीक है। लेकिन इन सिस्टम का जो एक्सचेंज का एक तरीकाकार था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि हर चीज़ की जो आप कह लें कि जो वैल्यू थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। अगर दूध है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, गंदम है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो दूसरा ये भी था कि ये भी ज़रूरी नहीं था कि मतलब एक दोनों लोग एक दूसरे की चीज़ मतलब लेना भी चाहें और उनको मतलब है कि उसमें कह लें कि वैल्यूज़ का डिफरेंस आ जाए, तो वो भी एक चीज़ उसके अंदर जो है वो मैटर करती थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि टाइम के साथ साथ क्या है कि लोगों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड मीडियम की जो है ना वो ज़रूरत महसूस हुई कि यार हमें एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, एक मतलब पैरामीटर हमें रखना चाहिए जिस बेसिस पे हम लोग जो है वो चीज़ों को क्या करें, एक्सचेंज करें आपस में, ठीक है। या ये ही बार्टर सिस्टम है। ये आपको पहले पता भी होगा लेकिन मैंने आपको फिर भी डिटेल से बता दिया। तो उसके बाद क्या है, फिर गोल्ड और सिल्वर का जो है वो कह लें कि ज़माना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है गोल्ड और सिल्वर को जो है वो कह लें कि आप भी जैसे आज आप कैश यूज़ करते हैं, ये इसी तरह मनी की सूरत में जो है वो गोल्ड को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि उसकी वजह यही है कि जो दूसरी चीज़ों थे उनमें प्राइसेस का जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आ रहा था, ठीक है। और गोल्ड की वैल्यू है जो है वो हर जगह पे आपको पता है कि वो आप कह लें कि एक्सेप्ट होती है, मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि आप गोल्ड लेके जाएं और अगला कहे कि नहीं जी मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे आप कोई और चीज़ दो, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है गोल्ड आपका कि ये आपका मतलब कह लें कि ये कैश ही है आपका, ठीक है। तो बाकी जो दूसरे आपके कंट्रीज उनके दरमियान जो है वो गोल्ड के ज़रिए ही आपस में ट्रेड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और गोल्ड था भी आपका मतलब पोर्टेबल था, रेयर था, बट ये है कि उसकी वैल्यू जो है वो स्टेबल रहती थी, ठीक है। तो इसी वजह से उस टाइम फिर मिलकर जो उस टाइम पे आप कह लेंगे जो भी जिनके अंडर जो चीज़ें थी, जो लॉज वगैरह बनाते थे या जो भी सिस्टम था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गोल्ड को एज अ कह लें कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम उस टाइम इसको बना दिया उन्होंने, ठीक है। और उस वक्त जो है वो फिर क्या है कि गोल्ड को हर जगह जो है वो ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ फिर क्या हुआ कि जब आप बिज़नेस बढ़ता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं। जब बिज़नेस इंक्रीज़ करता है तो डेफिनेटली आप कह लें कि गोल्ड को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो इधर उधर मूव करना भी थोड़ा सा एक हर्डल थी, एक टफ चीज़ थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका जो है ये करेंसी जो अब आप यूज़ करते हैं जिस जो पेपर करेंसी है, तो फिर जो है पेपर आपका इसके अंदर ऐड हुआ कि जी पेपर करेंसी को मुतारिफ़ करवाया जाए, ठीक है। तो क्योंकि गोल्ड को बड़ी क्वांटिटी में मूव करना थोड़ा सा ज़ाहिर है प्रॉब्लम था उस टाइम, रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो फिर इस वजह से पेपर करेंसी का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको मुतारफ़ कराया गया, ठीक है। कॉइन्स और पेपर करेंसी जो आप ये अब यूज़ करते हैं ये बेसिकली उस टाइम पे फिर इसको जो है चीज़ें देखिए ना, दौर टाइम साइकिल के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं और टाइम साइकिल का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इन मार्केट्स के अंदर, ठीक है। पहले आपका टाइम आता है और उसके बाद आपकी जो है वो प्राइस आती, ठीक है। मुख्तलिफ जो आपकी मतलब कंट्रीज़ थे उन्होंने अपनी कह लें कि फिर करेंसीज बनाना शुरू कर दी जब ये चीज़ अप्लाई कर दी गई, ठीक है। तो डेफिनेटली हर कंट्री ने मतलब चाइना जैसे आप कर लें, पर्शियंस हैं, रोमन्स हैं, ठीक है। तो जो जो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के मतलब थे उन्होंने अपनी अपनी जो है वो इसी तरह करेंसीज बनाई, ठीक है। और हर कंट्री के पास अपने कह लें कि नोट, अपने सिक्के, ठीक है। और फिर ये आपका प्रॉपरली पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद जब ये पेपर करेंसी भी जब ये आपकी लॉन्च हो गई तब भी उसके अंदर प्रॉब्लम यही था कि हर कंट्री की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू अलग थी,
आज भी करेंसी की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं और उस टाइम भी यही जो है वो इशू आया, ठीक है। तो इस इशू को भी उन्होंने देखा कि इसको हम किस तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं मैनेज, ठीक है, कि किसी की स्ट्रांग है किसी की वीक है करेंसी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी उस वक्त जो है वो कन्फ्लिक्ट आया, मतलब क्योंकि अगर कोई मर्चेंट आप देख लेना कि कोई बंदा है जैसे इंग्लैंड से इंडिया या चाइना जाता है तो उसे करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती, ठीक है। तो ये आपका फॉरेन करेंसी का काम, एक्सचेंज का काम उसी टाइम ही स्टार्ट हो गया था क्योंकि करेंसीज का कॉन्सेप्ट उस टाइम लॉन्च हो चुका था, ठीक है। और उसी वक्त से फिर ये आप कह लें कि फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो वहाँ से पैदा हुआ कि हर कंट्री की अलग से करेंसी बन गई और वो करेंसीज जो हैं आपस में कंट्रीज एक्सचेंज करना शुरू हो गए, उसके बदले चीज़ें जो है वो बाइंग और सेलिंग जो है उन्होंने करना स्टार्ट कर दी। फिर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ये आपका मतलब कह लें कि 18वीं सदी है, 1800 सदी जो है उसमें आप कह लें कि इसको एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे अडॉप्ट किया गया, ठीक है। स्टैंडर्ड के तौर पे इसको क्यों अडॉप्ट किया गया, ठीक है, इसमें ये था कि इस सिस्टम में जो हर कंट्री है वो अपनी करेंसी को बेसिकली गोल्ड के साथ अटैच करती थी, क्योंकि करेंसीज जो बनाई गई थी वो ऐसे हवा में नहीं बनाई गई थी, वो इसी बेस पे बनाई गई थी कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड का रिज़र्व मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी मतलब है कि करेंसी को जो है वो प्रिंट कर सकते थे, ठीक है। उस रिज़र्व से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर उससे ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो तो डेफिनेटली करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो जितना रिज़र्व मौजूद है उसी के अकॉर्डिंगली वो उतनी करेंसी जो है वो प्रिंट कर सकते। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ये बहुत आसान सी चीज़ें, बट ये आपको देखें ये आज अगर आप लर्न कर रहे हैं ना तो ये कल को आपको चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी, ठीक है। ये आप बात अपने पास लिख लें क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आपको नॉलेज नुकसान नहीं देता, ठीक है। तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। अब गोल्ड को हर करेंसी ने देखें उन्होंने एज अ बैकएंड उसको अटैच तो कर लिया, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे आप कह लें कि $1 है अगर, ठीक है, तो $1 का मकसद ये है कि $1 अगर है तो वो इतनी क्वांटिटी गोल्ड के बराबर जो है वो उसकी वैल्यू होगी, या 1 पाउंड है मिसाल के तौर पे तो वो इतनी क्वांटिटी गोल्ड के बराबर जो है वो उसकी, मतलब कहने का ये है कि 1 पाउंड है तो इतना गोल्ड उसके अकॉर्डिंगली इतनी क्वांटिटी उसकी वो जो उन्होंने एक कह लें कि कैलकुलेशन रखी थी, ठीक है ना। तो डॉलर एंड पाउंड जो है वो उसका एक्सचेंज रेट जो है ऑटोमेटिकली फिर क्या है कि कैलकुलेट हो जाता था, ठीक है। कैसे कैलकुलेट हो जाता था, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर मेजरमेंट्स लगा दिए थे कि पाउंड अगर है तो पाउंड के अकॉर्डिंगली इतने गोल्ड की क्वांटिटी होनी चाहिए, तो उसमें कोई मसला ही नहीं था, मतलब है कि वो फिक्स कैलकुलेटेड थी, ठीक है। इस सिस्टम की वजह से क्या है कि करेंसीज फिर स्टेबल रहती थी, ठीक है, स्टेबल रहती थी। आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, लेकिन उस टाइम करेंसीज आपकी क्या है कि इतना बड़ा वो नहीं, वो एक स्टेबल कह लें कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता था बट करेंसी स्टेबल रहती थी और आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत आसान हो गई उस इस वजह से ना, ये सिस्टम लॉन्च करने की वजह से। लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या आया, इसका ड्रॉबैक सबसे पहले ये आया कि जो भी कंट्रीज़ थी, ठीक है, वो मतलब जितनी भी क्वांटिटी में गोल्ड अपने पास रखती थी, ठीक है, उतनी ही क्या है कि वो करेंसी प्रिंट कर दी थी। मैंने आपको अभी पहले भी यही चीज़ बताई है, इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही आया, वो उतनी प्रिंट, इस वजह से क्या होता था इकोनॉमी का जो ग्रो करना है वो मुश्किल हो जाता था, ठीक है। डेफिनेटली किसी के पास अगर कम रिजर्व है तो वो उससे ज़्यादा करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये उस टाइम पे एक हर्डल जो है बीच में आई। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस तरीके से मार्केट के अंदर जो है वो वजूद में आया था, और होपफुली ये चीज़ आपको अगर पहले नहीं भी पता थी आज आपको इसकी डिटेल पता चल गई है। फिर आपका जो वर्ल्ड वॉर का क्राइस था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर डेफिनेटली जब वॉर्स होती हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आते हैं, आपको पता है, ठीक है। कंट्रीज़ के अंदर बहुत बुरे तरीके से आप कह लें कि मतलब है कि महंगाई हो जाती है, फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह जब पहली वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो कंट्रीज़ क्या है उनको बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ी, अमाउंट्स उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया था उस टाइम पे, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को जो है वो वक्ती तौर पे छोड़ दिया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज़्यादा करेंसी जो है प्रिंट करना शुरू कर दी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इस सिचुएशन में कोई भी मुल्क है उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि
उस टाइम पे गवर्नमेंट्स ने जो थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया कि हम इस करेंसी के अकॉर्डिंगली जो हमने एक मेजरमेंट लगाया हुआ है उसको उन्होंने उस टाइम छोड़ कर क्या किया, उन्होंने करेंसी ज़्यादा जो है वो प्रिंट करना शुरू कर दी। और उसका इम्पैक्ट क्या आया, उसका इम्पैक्ट ये आया कि आपका क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ गई। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये आगे जब आपको मैं फंडामेंटल्स पढ़ाऊँगा उसमें जो आपके ये सीपीआई आप देखते हैं, पीपीआई देखते हैं आप, नॉन फॉर्म पे रोल्स का आपको डाटा आता है। ठीक है, इसी तरह आपके एनएफपी है, एफओएमसी का डाटा आता है। ठीक है, फेडरल रिजर्व रेट जो आपका एक मीटिंग्स होती हैं आपकी, उसमें जो ये न्यूज़ है ना बेसिकली, ये सारी चीज़ें देख लें कि ये आपकी ये सब वहीं से चलता हुआ आ रहा है। तो इसीलिए आपको बेस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं। ठीक है, तो जब भी करेंसी की प्रिंटिंग डेफिनेटली ज़्यादा होती है तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि करेंसीज की जो वैल्यू होती है ना वो गिरने लग जाती है। अगर आप के पास उस रिज़र्व से ज़्यादा अगर आप करेंसी मतलब गोल्ड रिज़र्व जितना है उससे ज़्यादा अगर आप प्रिंट शुरू कर दें तो आपके पास क्या है कि उसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो वर्ल्ड वॉर का तो सीन आपको पता चल गया कि उसमें उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो अनस्टेबल भी हो गई डेफिनेटली, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में अल्लाह ना करे, आपको पता है कि जो हालात बनते हैं। ठीक है, हम लोगों ने तो ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, अल्लाह ताला ना दिखाए, बट ये है कि उस टाइम आप कह लें कि हर छोटे से लेके ऊपर तक का जो बंदा है वो इससे उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या है कि जब ये मामलात बढ़े तो डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि यार हमें कोई अब एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन सारे मामलात, इन क्राइसिस से निकलने के लिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको बनाया था, बाकी को हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, फिर उस टाइम जो है वो जो आपकी बरतानवी जो हुकूमत है उन्होंने एक ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट किया। ठीक है, ये आपका 1944 के अंदर जो है ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर आपके तकरीबन 44 कंट्रीज़ थे, 44 के 45 कंट्रीज़ की जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक नया जो है मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब वो नया मॉनेटरी सिस्टम क्या था, उसमें ये इन्होंने डिसाइड किया था कि जो हमारा डॉलर है वो गोल्ड के साथ जो है वो फिक्स किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी क्या करेंगी, करेंसीज़ को डॉलर के साथ फिक्स करेंगी। अब बात समझें कि उन्होंने कितना मतलब उस टाइम भी देखें एक समझदारी का काम लिया कि हम अपनी करेंसी जो है उसको हम गोल्ड के साथ अटैच करेंगे, बट जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी जो है वो डॉलर के साथ फिक्स करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डॉलर है वो दुनिया की फिर एक सेंट्रल करेंसी बन गया। ठीक है, अब आप ही देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल करेंसी है वो आपका डॉलर ही है। ठीक है, तो डॉलर के अंदर ही आपका इंटरनेशनली ट्रेड जो है वो डॉलर के अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो फिर एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के बाद आपका जो ये आईएमएफ है जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने और जो ये वर्ल्ड बैंक है ये उसी टाइम ये एस्टेब्लिश हुए। ठीक है, जब ये आपका पूरे कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें ये चीज़ फाइनल हो गई तो उस टाइम आपका ये जो दो इदारे हैं वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ जो है उस टाइम कह लें कि ये फिर अपने वजूद में आए और फिर कई सालों तक आप कह लें कि यही जो है सिस्टम चलता रहा जो इन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था। फिर क्या हुआ कि फिर जो है एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, कि गोल्ड स्टैंडर्ड का जो कह लें कि जो एंड वो किस तरह हुआ, तो इसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने कोई 1971 में, अब ये जो पूरी डिटेल है ये, अब आप कह रहे होंगे कि शायद ये मतलब चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली मैं एक प्रॉपर फॉरेक्स के ऊपर जो है वो बुक जो है लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं बेसिक से एडवांस तक हर चीज़ डाल रहा हूँ। ठीक है, ये तो अभी आपको फ्री में मिल रही है ना ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन जब ये बुक है तो ये डेफिनेटली बुक तो फ्री में किसी को भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर ये चीज़ें परचेज़ करके सीखनी पड़ेंगी, या आप थाउजेंड डॉलर नहीं भी देते तो आपको 500-600 डॉलर किसी ना किसी को दे के परचेज़ ही करनी पड़ेंगी या सीखनी पड़ेंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या हुआ कि अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट जो है रिचर्ड निक्सन जो है, उन्होंने उस टाइम पे एक अनाउंसमेंट की कि जो डॉलर है उसको जो है गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है,
इसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफिशियली मतलब जो इसका एक था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, और उन्होंने क्या कहा कि भाई हम गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म करके जो आपकी कह लें कि जो करेंसीज़ हैं, ठीक है, करेंसीज़ जो आपकी हैं उनको हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जब आप समझेंगे ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उन्होंने स्टैंडर्ड ख़त्म करके अगला उनका क्या था जी, क्योंकि उसकी वजह से तो वो चीज़ें स्टेबल ही रह रही थी। तो उन्होंने कहा जी हम करेंसीज़ की जो है वैल्यूज़ को है वो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक इसको जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। करेंसीज़ की जो वैल्यू है वो डिमांड डिमांड और सप्लाई की बेस पे जो है वो मुताबिक मूव होंगी। गोल्ड का स्टैंडर्ड जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, और इस सिस्टम को क्या है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का नाम जो है वो दिया गया, ठीक है। और यहीं से आपका मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट की जो है वो फाउंडेशन स्टार्ट हुई। अब आपको पता चला है कि फॉरेक्स क्या है। आप तो सिर्फ ये कहते हैं जी फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज है, लेकिन आपको इतनी चीज़ों का बैकएंड पे नहीं पता था कि ये है, अगर तो ये कैसे है, इसके बैकएंड पे हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है। तो आज आपने जो चीज़ें सीखी हैं, ये जो समझी हैं, ये आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी, और आप दूसरों को बता सकते हैं कि भाई फॉरेक्स की हिस्ट्री एक्चुअली इस तरीके से है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर ये है कि आपका ये मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट आपकी समझ लें कि वहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद फिर आप कह लें कि जैसे जैसे टाइम आपका एडवांस होता गया, मतलब 1970s के बाद जो है फिर आपके बैंक्स जो थे उन्होंने करेंसीज़ की बाइंग और सेलिंग जो है वो शुरू कर दी। फिर आपके कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हो गए, इंटरनेट आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। ये तो अभी आपकी जो ट्रेडिंग घर घर पहुंच चुकी है, उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आपकी कैसे होती थी, टेली ट्रेडिंग भी जिसको कहा जाता है, कि लोग वो दूर से बैठ के ट्रेड कॉल करते थे और कहते थे हाँ जी हमारी ये चीज़ इतनी कर दो, इतनी बेच दो, इतनी कर दो, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रिटेल ट्रेडर्स को भी एक्सेस दे दिया, ठीक है। अब सिर्फ उस टाइम तो सिर्फ आप कह लें कि बड़े लेवल का ट्रेड होता था, उस टाइम ये रिटेलर्स कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इतनी आपकी एडवांस हो गई कि फिर आपका एक नॉर्मल बंदा भी इसके अंदर देखें इन्वॉल्व हो गया, और वो भी ट्रेड करने के काबिल हो गया इतनी बड़ी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आज मार्केट आपके सामने है, 24 आवर्स चलती है, दुनिया भर के बैंक्स हैं, कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं आपकी, ठीक है, मिलियंस ऑफ रिटेलर्स हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी तरह ये इसका जो है आप कह लें कि पूरा जो एक इसका जो हिस्ट्री है वो इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट आपकी जो है वो आपकी वजूद में आई, ठीक है। बट मार्केट क्या कहते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है। तो एक टाइम आएगा कि ये हिस्ट्री आपकी वापस रिपीट होगी, करेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी, और दोबारा से यही बार्टर सिस्टम पे दुनिया आपकी वापस आ जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री मार्केट रिपीट करती है। तो आज आप लोगों ने फॉरेक्स की हिस्ट्री, बार्टर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा, गोल्ड और सिल्वर का जो ज़माना है, टाइम ड्यूरेशन पढ़ा, करेंसीज कैसे बनी, गोल्ड कैसे स्टैंडर्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर सिस्टम ने कैसे इसको बदला, ठीक है। फिर आपने समझा कि इसके अंदर जो आपका जो ब्रिटेन्स वुड एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या था, फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है आपका वो कैसे मुतारफ़ हुआ। तो आज आपने समझे कि आपने ये कोई टाइम ज़ाया नहीं किया, आपने वो चीज़ें आपने पढ़ी हैं या सीखी हैं या समझी हैं जो बहुत से ट्रेडर्स को नहीं पता है। और अगर नहीं भी ज़रूरत है तो एक डिग्री है तो फिर आपको चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री को बेसिकली समझने के बाद फॉरेक्स को सीखना बहुत आसान हो जाता है, ये एक रियलिटी है, ठीक है। मैं भी इसी ट्रैप में फंसा रहा था, बट मैंने जब चीज़ को बेस से पढ़ना शुरू किया तो तब मुझे चीज़ें खुलती गई मेरे सामने कि अच्छा यार ये चीज़ें एक्चुअली काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए फॉरेक्स को सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप मार्केट की फाउंडेशन को समझ लेते हैं तो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आप कह लें कि इतने ज़बरदस्त और इतने क्लियर हो जाते हैं कि आपको ख़ुद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो बाकी अगर आप फॉरेक्स को बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो इस पूरी सीरीज़ को आप जो है ज्वाइन करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप जब ज्वाइन करें तो हम लोग जो है वो आगे पता नहीं कितनी क्लासेस में जा चुके हों, इसको क्रॉस कर चुके हैं, और आपके लिए फिर एक एक वीडियो देख के आना वो मुश्किल हो जाता है। तो आप अभी से स्टार्ट लें, अगर आपने पहली क्लास नहीं ली पहली क्लास लें, जब आपको टाइम मिले, जब आप फ्री हों, 15-20 मिनट आपको अपनी लाइफ के स्पेयर करने पड़ेंगे अगर आपको इस मार्केट के अंदर काम करना है। अदरवाइज़ ये मार्केट जो है
ये आपको बिल्कुल भी फिर कह लें कि वो माफ़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी को माफ़ नहीं करता। सही है। तो मैंने जब से ये चीज़ें डेप्थ में स्टडी करना स्टार्ट की, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पढ़ा, आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद से मैं इस तरह बिल्कुल क्लीन चार्ट्स के ऊपर मैंने काम करना सीख लिया। ठीक है। तो आप भी अगर इसी तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपने क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं आती तो फिर बेशक ना करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी डेली जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने बताया है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम इसको मज़ीद चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।